Hello students, in this video lecture I am going to cover all about the cotton textile industries. In the earlier video we have covered about the steel industries. Okay, now let's learn about the cotton industries, cotton textile industries. The term textile, as you know, the term textile is driven from a Latin word texture and that word means weaving. Weaving cloth from yarn is an ancient art. धागों से कपड़ों को बनाना एक पुरानी आर्ट है, एंशियंट आर्ट है. कॉटन, वुल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स have been used for making clothes. These are the things which are used for making clothes. The textile industries can be divided on the basis of raw materials used in them. टेक्सटाइल कंपनीज का डिवीजन इस बेसिस पे किया जाता है कि कौन से रॉ मटेरियल यूज़ हो रहे हैं. कॉटन टेक्सटाइल कंपनीज आर डिफरेंट, वूल टेक्सटाइल कंपनीज आर डिफरेंट, सिल्क टेक्सटाइल कंपनीज आर डिफरेंट, जूट टेक्सटाइल कंपनीज आर डिफरेंट एंड फ्लैक्स टेक्सटाइल कंपनीज आर डिफरेंट. फाइबर्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड. फाइबर्स नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं, एज वी यू हैव लर्न इन क्लास 6 in your science book. Okay, natural fibers are obtained from wool, silk, cotton, linen and jute. Man-made fibers include nylon, polyester, acrylic and rayon, as we all know that. The cotton textile industry is one of the oldest industries in the world. Cotton textile industries जो है वो बहुत पुरानी textile industries है world की. Till the industrial revolution in 18th century, cotton cloth was made using hand spinning techniques, wheels and looms. 18th century, जब तक 18th सेंचुरी का रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, तब तक कॉटन के क्लोथ्स जो है वो हाथ से बनाए जाते थे, हाथ की स्पिनिंग टेक्निक से बनाए जाते थे. इन 18th सेंचुरी पावर लूम्स फैसिलिटेटेड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल. 18th सेंचुरी में पावर लूम्स आए जिन्होंने फैसिलिटेट किया डेवलपमेंट को. किसके? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट को फैसिलिटी प्रोवाइड की. फर्स्ट इन ब्रिटेन, सबसे पहले ब्रिटेन में कॉटन टेक्सटाइल कंपनी सेटअप हुई एंड लेटर इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और उसके बाद वर्ल्ड के अदर पार्ट्स में. टुडे इन इंडिया, चाइना, जापान एंड यूएसए आर द इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल. कॉटन टेक्सटाइल वर्ल्ड में जो कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स हैं उनमें से इंडिया फर्स्ट रैंक पे है. आफ्टर दैट चाइना, जापान एंड यूएसए. दीज आर दी मेजर कंट्रीज़ जो कॉटन टेक्सटाइल कंपनीज़, जिनमें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो ज़्यादा अमाउंट में कॉटन का प्रोडक्शन करती हैं या कॉटन से फिनिश्ड गुड का प्रोडक्शन करती हैं. इंडिया हैज़ अ ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सीलेंट क्वालिटी टेक्सटाइल. इंडिया के पास एक बहुत ग्लोरियस ट्रेडिशन है जिसमें सबसे फाइन कॉटन बनाया जाता है, सबसे फाइन क्वालिटी के कॉटन टेक्सटाइल्स बनाए जाते हैं. बिफोर द ब्रिटिश रूल के पहले, एज मैंने ये स्टोरी आपको अभी एक्सप्लेन की थी, इंडिया हैड स्पन एंड हैड वुवन क्लोथ ऑलरेडी. ब्रिटिश रूल के पहले भी इंडिया के पास हाथ से बनाए हुए और वुवन क्लोथ्स थे, बुने हुए कपड़े थे. ऑलरेडी हैड अ वाइड मार्केट. हमारे पास ब्रिटिश गवर्नमेंट के पहले ही एक बड़ी मार्केट थी कॉटन के लिए, कॉटन क्लोथिंग के लिए. द म्यूजलिन ऑफ ढाका, चिंसीज ऑफ मसूलीपट्टनम, कैलिसोस ऑफ कैलिकट एंड गोल्ड ग्रोथ कॉटन इन बुरहानपुर, सूरत, Vadodara were known worldwide for their quality and design, but the production of hand-woven cotton textile was expensive and time-consuming. So ये सारे ऐसे places थे जहाँ पे वर्ल्ड की सबसे अच्छी क्वालिटी के कॉटन के फैब्रिक बनाए जाते थे. बट प्रॉब्लम ये थी कि प्रोडक्शन में बहुत टाइम लगता था, एक्सपेंस लगता था. हेंस द ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कुड नॉट फेस द कंपटीशन. ट्रेडिशनल जो पुरानी टेक्सटाइल कंपनीज थी जो नए कंपटीशन को फेस नहीं कर पाई. द न्यू टेक्सटाइल मिल्स ऑफ वेस्ट एरियाज़ की जो न्यू टेक्सटाइल मिल्स थी उनसे कॉम्पीट नहीं कर पाए, विच प्रोड्यूस चीप एंड गुड क्वालिटी फैब्रिक्स, जो सस्ते और अच्छे क्वालिटी के फैब्रिक्स प्रोड्यूस करती थी मशीनरीज़ के थ्रू.
higher units. The first successful machinerized textile mill was established in Mumbai in 1854. सबसे पहले 1854 में मुंबई में सबसे पहली मशीनरी वाली कॉटन टेक्सटाइल मिल सेटअप की गई. The warm, moist climate, a port for importing machinery, availability of raw material and skilled labor resulted in rapid expansion of industry in the region. मुंबई के उस एरिया में हर एक चीज़ अवेलेबल थी. इंपोर्ट सिस्टम के लिए भी अवेलेबिलिटी थी, मशीनरीज़ को इंपोर्ट करना भी आसान था, रॉ मटेरियल अवेलेबल थे, लेबर्स भी स्किल्ड थे जिनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, जिसके वजह से रैपिड ग्रोथ हुई, रैपिड एक्सपेंशन हुआ इंडियन इंडस्ट्री का, इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का. इनिशियली द इंडस्ट्री फ्लरिश्ड इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात बिकॉज ऑफ फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कॉटन के ग्रोथ के लिए बहुत फेवरेबल है, इसलिए महाराष्ट्र और गुजरात में ये इंडस्ट्रीज़ जो है वो फ्लरिश्ड हुई, बहुत बड़े पैमाने पे ये काम करने लगी, ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगी, बहुत प्रॉफिट कमाने लग गई. बट टुडे ह्यूमिडिटी कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली, बट नाउ डेज अब हम नेचर पे ही डिपेंड नहीं रहते, हमने ह्यूमिडिटी को आर्टिफिशियली क्रिएट किया कि जहाँ पे कॉटन की ग्रोथ नहीं भी हो सकती हम वहाँ भी कर सकते हैं. एंड रॉ कॉटन is a pure and not weight losing raw material. So this industry has spread to other parts of India. So क्योंकि हमने ह्यूमिडिटी को आर्टिफिशियली क्रिएट कर लिया, इसलिए ऐसे स्टेट्स जहाँ पे रॉ मटेरियल्स को हमें अवेलेबल करना था हमने वहाँ पे आर्टिफिशियली क्रिएट किया, ओके, एंड ग्रोथ की. कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कैलकाटा, लुधियाना, पुडुचेरी एंड पानीपत आर सम ऑफ द अदर इम्पॉर्टेंट सेंटर्स. लुधियाना एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे वुल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है. एंड मुंबई, कैलकाटा इज़ ऑल्सो, पुडुचेरी, पानीपत, दीज आर दी सम इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ textile companies in India. Do you know about 1/3 of Indian textile industries total production is exported? इंडियन इंडस्ट्री का जो 1/3 टेक्सटाइल प्रोडक्शन है, इंडियन इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो 1/3 प्रोडक्शन क्या करती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं. सो मैंने पहले ही बताया था, एक्सपोर्ट से इकोनॉमी का प्रॉफिट होता है, इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, कंट्री की ग्रोथ होती है. सो सी व्हाट वी हैव डन, हमने 1/3 पार्ट को एक्सपोर्ट कर दिया. दैट मीन्स कि बाहर के मार्केट में हमारे कॉटन की बहुत डिमांड है, बिकॉज इंडिया इज़ अ प्लेस जहाँ पे फाइनेस्ट क्वालिटी के कॉटन बनाए जाते हैं, ओके. नाउ द नेक्स्ट सिटी इज़ अहमदाबाद. इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात ऑन द बैंक्स ऑफ द साबरमती रिवर. The first mill was established in 1859. It soon became the second largest textile city of India after Mumbai. Ahmedabad was therefore often referred to as the Manchester of India. Favorable locational factors were responsible for the development of the textile industry in Ahmedabad. Ahmedabad is situated very close to cotton growing areas. This ensures easy availability of raw materials. The climate is ideal for spinning and weaving. The flat terrain and easy availability of land is suitable for the establishment of the mill. The densely populated states of Gujarat and Maharashtra provide both skilled and semi-skilled labor. Well-developed road and railway network permits easy transportation of textile of different parts of the country, thus providing easy access to the market. Mumbai port nearby facilitates import of machinery and export of cotton textile. But in the recent years, Ahmedabad textile mill have been having some problems. Several textile mills have closed down. This is primarily due to the emergence of new textile centers in the country as well as non-upgradation of machines and technology in the mill of Ahmedabad. सो अहमदाबाद में 1859 में साबरमती रिवर के पास मिल स्टैब्लिश हुई, जो जल्दी ही मुंबई के बाद अहमदाबाद जो है वो सेकंड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में
कॉटन टेक्सटाइल की कंपनी सेटअप हुई, इंडस्ट्रीज सेटअप हुई और बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो रहा था क्योंकि उनके पास हर एक रॉ मटेरियल अवेलेबल था एट अ सेम प्लेस। ओके। और क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र में सेमी स्किल्ड और स्किल्ड, पूरी तरह से जो स्किल्ड थे और सेमी स्किल्ड थे, इन सारे वर्कर्स की हेल्प से ये काम करना आसान हो पाया। एंड ऑल्सो बाय द क्लाइमेट, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट अच्छा था, तो और लैंड भी उनके पास प्रॉपर थी, सफिशिएंट थी खेती करने के लिए कॉटन प्लांट्स की। सो मुंबई के बाद अहमदाबाद सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बना। किसका? कॉटन टेक्सटाइल का। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? अहमदाबाद इंडस्ट्री को बोलते हैं। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं। ओके। बट कुछ सालों में अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स हैव बीन हैविंग सम प्रॉब्लम्स। कुछ प्रॉब्लम्स आई। सेवरल टेक्सटाइल मिल हैव क्लोज। बहुत से टेक्सटाइल मिल्स जो है वो बंद हो गई थी। दिस इज़ प्राइमरली ड्यू टू द एमरजेंस ऑफ न्यू टेक्सटाइल सेंटर्स, क्योंकि न्यू टेक्सटाइल सेंटर्स की एमरजेंस थी इन द कंट्री, एज वेल एज नॉन अपग्रेडेशन ऑफ मशीन्स, क्योंकि मशीन्स भी अब अपग्रेड नहीं थी, नई टेक्नोलॉजीज आ गई थी। इसलिए अहमदाबाद की कुछ मिल्स जो हैं वो बंद कर दी गई थी। ओसाका, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान। जापान का एक इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर है, ऑल्सो नोन एज मैनचेस्टर ऑफ जापान। मैनचेस्टर ऑफ जापान किसको कहते हैं? ओसाका। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? अहमदाबाद। रिमेंबर दीज पॉइंट्स। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप्ड इन ओसाका ड्यू टू सेवरल जियोग्राफिकल फैक्टर्स। यहाँ पे भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जियोग्राफिकल फैक्टर्स पे डिपेंड थी। द एक्सटेंसिव प्लेन around Osaka ensured that land was easily available for the growth of cotton mills. जितने भी लैंडफॉर्म्स थे वो इंश्योर कर रहे थे कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ अच्छी तरह से सेट की जा सकती हैं। वहाँ का क्लाइमेट अच्छा था जिससे स्पिनिंग एंड वीविंग की जा सकती थी। ह्यूमिड क्लाइमेट एज वेल सूटेड टू द स्पिनिंग एंड वीविंग। द रिवर योडू, वहाँ पे भी एक रिवर थी विच प्रोवाइड सफिशिएंट वाटर फॉर द मिल्स, जिसने मिल्स के लिए सफिशिएंट वाटर प्रोवाइड किया। लेबर इजीली अवेलेबल थे। लोकेशन ऑफ पोर्ट फैसिलिटी, पोर्ट फैसिलिटी का मतलब ये होता है जो पानी के रास्ते होते हैं। 3 रास्ते होते हैं, रेल का रास्ता होता है, पानी का रास्ता होता है और आसमान के रास्ते होते हैं। ओके। तो ये तीनों सेक्टर्स जो है ये इम्पॉर्टेंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। और पोर्ट का जो रास्ता है वो पानी का रास्ता कहते हैं उसको, वाटर वेज बोलते हैं उसको। सो वहाँ पे भी एक पोर्ट थी। हमने देखा हर एक इंडस्ट्री के पास एक पोर्ट है नियर द इंडस्ट्रीज। ओके। फैसिलिटेट्स इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फॉर एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल। पोर्ट एरियाज से इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा चीप रेट पे होता है, इसलिए लोग पोर्ट एरियाज़ को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। सो पोर्ट एरियाज से उनके लिए रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करना भी आसान था और फिनिश गुड को एक्सपोर्ट करना भी इजी था। किसको? ओसाका पीपल्स को। ओसाका क्या है? मैनचेस्टर ऑफ जापान है। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एट ओसाका डिपेंड्स कम्प्लीटली अपॉन इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स। ओसाका में रॉ मटेरियल को इंपोर्ट किया जाता था, वो कॉटन की ग्रोथ नहीं कर सकते थे। कॉटन इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम इजिप्ट, इंडिया, चाइना एंड यूएसए। हमने कॉटन जो है जापान को भी एक्सपोर्ट किया एंड अदर कंट्रीज़ को भी एक्सपोर्ट किया। सो ओसाका में जो मैनचेस्टर ऑफ जापान था उसने क्या किया? उसने सिर्फ रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट किया, ओके, एट द चीपेस्ट रेट, एंड देन उन्होंने प्रोडक्शन करके उसको एक्सपोर्ट किया। उन्होंने जो भी रॉ मटेरियल है वो वहाँ पे उसको ग्रो नहीं कर सकते थे तो इंपोर्ट कर लिया। द फिनिश प्रोडक्ट इज़ मोस्टली एक्सपोर्टेड एंड हैज़ अ गुड मार्केट ड्यू टू गुड क्वालिटी एंड लो प्राइस। क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी थी और प्राइस लो था, सो उनकी मार्केट अच्छी बनी और वो क्या करते थे? बेसिक काम उनका था एक्सपोर्ट करना। ओके। दो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सिटीज़ इन द कंट्री, बट फिर भी ये जो कंट्री थी, ये जो सिटी थी, वो इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सिटी थी। ये उगाते नहीं थे कॉटन, बट एक्सपोर्ट करते थे और इनकी मार्केट अच्छी थी, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ ओसाका हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज सच एज iron and steel machinery,
shipbuilding, automobiles, electrical equipment, and cement company. Now, the thing is, cotton textile industry of Osaka has been replaced. जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी ओसाका की वो रिप्लेस हो गई, उससे ज़्यादा ग्रोथ अदर कंट्रीज़ की हो रही थी, अदर इंडस्ट्रीज़ की हो रही थी, आयरन स्टील इंडस्ट्री, मशीनरी इंडस्ट्री एंड अदर इंडस्ट्रीज़. ओके, सो हियर in this page we have learned about two major things: the Manchester of India, which is Ahmedabad; Manchester of Japan, which is Osaka. Information technology. In this lecture we are going to study about information technology, IT sector. Imagine how much could be accomplished if companies could operate on a 24-hour work day. Some software companies in United States of America and Bengaluru, India have joined hands to achieve this. There are many ways in which this form of shift work across oceans. For example, two software professionals, Danny in Silicon Valley, California, and Smita in Bengaluru, are working on a joint project. While Smita in Bengaluru sleeps, Danny in California is working. नाउ आईटी सेक्टर्स में क्या हुआ, ये टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर थे जहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि क्यों ना 24 आवर वर्किंग की कैपेसिटी रखी जाए. जितना ज़्यादा वर्किंग कैपेसिटी होगी उतना ज़्यादा ग्रोथ होगी. सो क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड बेंगलुरु, इंडिया ने हाथ मिलाया. एंड क्योंकि आपको पता है कि जब इंडिया में दिन होता है अमेरिका में रात होती है, और जब वहाँ रात होती है तो यहाँ पे दिन होता है. सो इन्होंने ये डिसाइड किया कि डे टाइम में जिसके यहाँ पे दिन होगा वो वहाँ काम करेगा, जिसके यहाँ पे रात होगी वो वहाँ रेस्ट करेगा. इस तरीके से एक इंडस्ट्री को 24 आवर्स चलाया जा सकता है. और दो मेंबर्स थे, फॉर एग्जांपल एक मेंबर अमेरिका के हैं और एक पर्सन इंडिया के हैं. ये दोनों सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं. बट क्या होता है, जब इंडिया में बैठे हुए प्रोफेशनल्स काम कर रहे होते हैं तो अमेरिका के प्रोफेशनल्स रेस्ट कर रहे होते हैं. अमेरिका के प्रोफेशनल्स जब काम कर रहे होते हैं तो इंडिया के प्रोफेशनल्स रेस्ट कर रहे होते हैं. इस तरीके से 24 आवर्स वर्किंग हो सकती है. At the end of his working day, he sends a message to Smita updating his progress. End of the working day, अपने अपडेट्स भेजते हैं कि इतना काम हमने कंप्लीट कर दिया है, एंड आफ्टरवर्ड यू हैव टू डू. When she arrives at work, जब वो काम पे आती है इन बेंगलुरु, a couple of hours later, कुछ घंटों के बाद, she noticed that a message awaits her. उसको पता चलता है कि एक मैसेज उसका वेट कर रहा है. शी गेट्स टू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट स्ट्रेट वे. वो तुरंत अपने प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर देती है. बाय द एंड ऑफ हर वर्किंग शी रिलेज द रिजल्ट ऑफ हर एफर्ट्स. एंड ऑफ द डे वो अपने एफर्ट्स को बैक करती है. कैलिफोर्निया में एक मैसेज ड्रॉप करती है कि दिस मच वर्क आई हैव डन. बाय द वे द वे दे कम्युनिकेट एंड वर्क टुगेदर. इस तरीके से ये एक साथ कम्युनिकेट करते हैं और एक साथ काम करते हैं. इट इज़ एज इफ़ दे वर सिटिंग इन दी एडजॉइनिंग ऑफिसेज. ये जब वो अगर किसी एक सेम ऑफिस में भी होते तो भी वो ऐसे ही काम कर सकते थे, बट वो अदर कंट्रीज़ में भी हैं तो भी वो काम कर सकते हैं. कैसे? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के हेल्प से. ठीक है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से की हेल्प से. इज़ दैट क्लियर? अब आईटी इंडस्ट्रीज़ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिन्होंने कम्युनिकेशन जो है उसकी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग किया, जिसकी हेल्प से हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बिना ज़्यादा कॉस्ट स्पेंड किए एक सेम प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं एंड हम ग्रोथ कर सकते हैं. व्हाट फाइनली डन. This is a view of an IT industry, as you can see in your books also. Now let's continue. The information technology industry deals in the storage, processing and distribution of information. IT industries जो हैं वो information को वो deal करती हैं. क्या किस चीज़ में? Distribution of information, processing of information and storage of information. Today this industry has become global. आज की डेट में ये ग्लोबलाइज हो चुकी है.
This is due to a series of technological, political, and socio-economic events. The main factor guiding the location of these industries are resource availability, cost, and infrastructure. The major hubs of IT industries are Silicon Valley, California, and Bengaluru, India. ये आईटी सेक्टर्स के जो मेजर हब हैं वो बेंगलुरु, इंडिया में बेंगलुरु, सिलिकॉन वैली इन कैलिफोर्निया. ओके. Bengaluru is located on a Deccan Plateau, from where it gets the name of Silicon Plateau. The city is known for its mild climate throughout the year. Silicon Valley is a part of Santa Carla Valley, located next to the Rocky Mountains of the North America. The area has temperature. The area has temperate climate with the temperatures rarely dropping below 0 degrees centigrade. The locational advantages of Silicon Plateau, Bengaluru, and Valley, California are discussed on the next page. You may have noticed the similarities between the two cities. There are other emerging information technology hubs in the metropolitan centers of India, such as Mumbai. Such as Mumbai. Activity. Bengaluru has some important public sector industries and research institution. Okay. This is the activity. What do you have to find? Bengaluru has the largest number of educational institutions and IT colleges in India. The city was considered dust free with low rents and low costs of living. The state government of Karnataka was the first to announce an IT policy in 1992. The city has the largest and widest availability of skilled managers with work experience. अब आईटी कंपनीज़ के रॉ मटेरियल क्या हैं? आईटी कंपनीज़ के रॉ मटेरियल्स जो हैं वो स्किल्ड लेबर हैं और स्टूडेंट्स हैं. क्योंकि ये आईटी कंपनीज़ कहाँ पे, आईटी कॉलेजेस कहाँ पे ज़्यादा सिचुएटेड हैं? बेंगलुरु में ज़्यादा सिचुएटेड हैं. तो यहाँ पे ज़्यादा नॉलेजेबल इंजीनियर्स मिल जाएंगे, स्किल्ड लेबर्स मिल जाएंगे जो कि इनके रॉ मटेरियल्स हैं. इसीलिए यहाँ पे ये इंडस्ट्री ज़्यादा अच्छे से सेटअप है, जो कि एक लोकेशनल एडवांटेज है. अनदर थिंग कि यहाँ का टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर इट इज़ वेरी नाइस, वेरी मॉडरेट, dust free area it is, close to some of most advanced scientific and technological centers in the world, pleasant climate with an attractive and clean environment, plenty of space of development and further expansion, located close to major roads and airports. बेंगलुरु एंड सिलिकॉन वैली ऐसी जगह पे लोकेटेड है जहाँ पे मेजर रोड्स हैं, हाईवेज हैं और एयरपोर्ट्स हैं. गुड असेस टू द मार्केट एंड स्किल्ड वर्क फोर्स. मार्केट से भी अच्छा असेस है और स्किल्ड वर्क फोर्स भी है. इसीलिए बेंगलुरु इंडिया एंड इन कैलिफोर्निया, सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में आईटी कंपनीज, आईटी इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा सेटअप किया गया. इंटरेस्टिंग फैक्ट, being Bangalore means to lose one's job at someone in city of Bangalore. A few years ago, many IT jobs in USA were outscored to countries like India where equally skilled labor was available at lower salaries. USA में बहुत सारी ऐसी IT कंपनीज थी. IT jobs in USA were outscored to the countries like India were equally skilled labor. India के पास भी equally skilled labor थे than USA, but India में जो salaries थी वो बहुत lower मिल रही थी. That is why what happened कि some of the people lost their jobs a few years ago and they shifted in USA. New Delhi, Hyderabad and Chennai. Other cities such as Gurgaon, Pune, Thiruvananthapuram, Kochi and Chandigarh are also important center of the IT industries. However, Bengaluru has always had a unique advantage. बेंगलुरु का एक अलग ही यूनिक एडवांटेज है क्योंकि ये एक प्लेट्यू पे है
एज अ सिटी विथ हाईएस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ मिडिल एंड टॉप मैनेजमेंट टैलेंट, एक ऐसी सिटी जहाँ पे टॉप मैनेजमेंट टैलेंट भी अवेलेबल है और मिडिल मैनेजमेंट टैलेंट भी अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे उन कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं। ओके, ऐसे ट्रेंड लोग वहाँ पे अवेलेबल हैं। आईटी सेक्टर में ट्रेंड लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है। दैट इज़ द रॉ मटेरियल फॉर एन आईटी सेक्टर। ओके, now let's continue to the okay, the chapter is ended here, and in the next video lecture I'll be explaining you about the exercise. So thank you, and I hope all of you have understood the topic. I will be sharing some related videos also, so that you can clear your concept properly. Okay, have a good day everyone.